एपिसोड 21 से 30। पलक बहुत एक्साइटेड थी और आरव मित्तल का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उसने स्टेज पर देखा तो वहां टॉम डेविस खड़ा था। टॉम ने पलक की ओर अर्थपूर्ण नज़र से देखा और कहा, मुझे खेद है, लेकिन श्री मित्तल के पास आज कुछ और काम था। हालांकि मित्तल ग्रुप का डोनेशन वैसे ही दिया जाएगा जैसा कि तय हुआ था। पलक के चेहरे की स्माइल थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने फ़ोन निकाला और देखा कि सैमुअल ने 5 मिनट पहले एक मैसेज भेजा था, बॉस, आरव मित्तल का सारा शेड्यूल अचानक चेंज कर दिया गया है। चालाक आदमी है, शायद उसने ये जानबूझकर नहीं किया। आखिर आरव मित्तल की नज़रों में पलक वो थी जिसे वो आसानी से इग्नोर कर सकता था। पर शायद आरव मित्तल को पता चल गया था कि उसका शेड्यूल लीक हो गया है और इसी वजह से सेफ्टी के लिए उसे बदलना पड़ा। वो किससे बचने की कोशिश कर रहा था? पलक ने अपना इंटरव्यू जारी रखा। आखिर में उसने अपने इक्विपमेंट और इंटरव्यू का सामान अखबार के एक सहकर्मी को सौंप दिया और उसे पहले जाने दिया। फिर वो एक बुजुर्ग महिला को ले आई और उनके साथ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में चली गई। ये मित्तल ग्रुप की एक ब्रांच थी। आरव भले ही बाकी शेड्यूल कैंसिल कर सकता था, लेकिन ऐसे ग्राउंड लेवल इंस्पेक्शन का प्लान फैक्ट्री द्वारा पहले ही तैयार किया गया था। ये स्टाफ के लिए काफ़ी मायने रखता था, इसलिए उसे मनमाने ढंग से कैंसिल करना नामुमकिन था। जैसे ही पलक और वो बुजुर्ग महिला कुछ देर तक फैक्ट्री के बाहर कॉफ़ी शॉप में इंतजार कर रही थी, उन्होंने एक छोटी सी काली बेंटले को फैक्ट्री के गेट से अंदर जाते देखा। पलक ने कॉफ़ी शॉप के स्टाफ से कहा कि वे बुजुर्ग महिला का ध्यान रखें जब तक वह फैक्ट्री की तरफ जा रही है। उसने गेट हाउस पर अपना टेम्परेरी एम्प्लॉय आईडी दिखाया। गेटकीपर ने उसे देखा और कहा, मुझे खेद है, लेकिन श्री डेविस का आदेश है कि श्री मित्तल के इंस्पेक्शन के दौरान कोई भी डिलीवरीमैन, मेंटेनेंस स्टाफ और अस्थायी कर्मचारियों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। पलक को अंदाजा था कि ऐसा ही होगा। टॉम उसे आरव मित्तल से मिलने से रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। पलक मुस्कुराए और दूसरा काम का बैज दिखा दिया। उसे देखकर गेटकीपर सीधा खड़ा हो गया और प्रशंसा भरी नज़रों से उसे देखने लगा। प्लीज़ अंदर आइए। पलक ने अपना बैज वापस लिया और आराम से गेट के अंदर चली गई। जल्द ही उसने आरव मित्तल को ढूंढ लिया। वो फैक्ट्री हेड के साथ वर्कशॉप का इंस्पेक्शन कर रहा था। सारे एम्प्लॉय दरवाजे के बाहर थे और गार्ड्स ने एंट्रेंस की सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी ताकि अंदर जाना नामुमकिन हो। पलक उसे बस दूर से शीशे की खिड़की से ही देख सकती थी। आरव सूट पहने हुए था और उसका हैंडसम चेहरा और शान और शौकत वहाँ की ठंडी मशीनरी से एकदम अलग नजर आ रहे थे। वो फैक्ट्री हेड की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था और बीच बीच में अपने इनपुट भी दे रहा था, जिससे फैक्ट्री हेड को हैरानी हो रही थी। 3-4 मिनट बाद फैक्ट्री हेड इस नए सीईओ से पूरी तरह इम्प्रेस हो गया। अचानक, जैसे आरव को कुछ महसूस हुआ, उसने धीरे से सिर घुमाया और पलक की नज़रों से नजरें मिलाईं। पलक ने उसकी तरफ हाथ हिलाया, पर आरव मित्तल ने भौहें सिकोड़ ली और दूसरी तरफ देख लिया। तभी टॉम आगे बढ़ा और सारे पर्दे गिरा दिए, जिससे पूरा दृश्य गायब हो गया। पलक दंग रह गई। एक बार फिर से उसे गार्ड्स ने फैक्ट्री से बाहर कर दिया। टॉम गेट पर जाकर गेटकीपर को डांटने लगा, क्या मैंने नहीं कहा था कि टेम्परेरी स्टाफ अंदर न आए? गेटकीपर हकलाते हुए बोला, पर वो कोई आम टेम्परेरी स्टाफ नहीं है, वो। टॉम ने उसे बीच में ही टोक दिया, हाँ, वो सच में खास है। वाकई, कोई साधारण इंसान इतनी सारी नौकरियां कैसे कर सकता है? टॉम गुस्से से पलक की तरफ मुड़ा, मिस ऑल्सेन, हमारे बॉस पहले आपके लेवल तक नहीं जाना चाहते थे, पर आप इशारा समझने को तैयार ही नहीं हैं। आपने उन्हें बार बार परेशान किया है। अगर आपने फिर से ऐसा किया, तो हम आपको हैरेसमेंट के लिए रिपोर्ट करेंगे। पलक ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूं, तो सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाओ और पता करो कि क्या मिस्टर मित्तल और मैं मैरिड हैं। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? टॉम ने व्यंग्य से जवाब दिया, हमारे देश में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए सभी फॉर्मेलिटीज जरूरी होती हैं, और जब दोनों पक्ष मौजूद नहीं होते तो प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। तुम्हारा झूठ बेकार और हास्यास्पद है। कोई मूर्ख ही ऐसी बात पर यकीन करेगा। पलक को अब समझ आ गया था कि ये बहस बेकार थी। उसने कंधे उचका दिए और असहाय अंदाज में कहा, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें परेशान करते रहना पड़ेगा। टॉम ने व्यंग्य किया, क्या तुम सच में सोचती हो कि जब चाहो हमारे बॉस से मिल सकती हो? अगर तुम उन्हें फिर कभी देखोगी, तो इसका मतलब होगा कि मैं सहायक के रूप में नाकामयाब हो गया हूं। और अगर ऐसा हुआ, तो मैं लाइव ब्रॉडकास्ट पर जाकर मल खाऊंगा। पलक ने कुछ और नहीं कहा और मुड़कर चली गई। उसे लग रहा था कि अब शायद उसे सच में सख्त कदम उठाने होंगे। बुजुर्ग महिला को लेने के बाद पलक ने पोते को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, दादी कुछ कपड़े लेने घर जाना चाहती हैं। तुम्हारा एड्रेस क्या है? पोते ने तुरंत लोकेशन भेज दी। उसने दूसरा मैसेज भेजा, मैं जल्दी ही काम निपटा लूंगा। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आऊँगा।
पलक ने लोकेशन खोला और देखकर हैरान रह गई। वन मैनर, ये तो मित्तल परिवार का घर है ना? उसने सोचा। ओशियोन का हाउस वन मैनर बहुत प्रसिद्ध था। ये एक पहाड़ी के बीच में था और पूरा एरिया 3000 एकड़ में फैला हुआ था, जबकि मित्तल का पुराना घर 2000 एकड़ से भी बड़ा था। बाकी कुछ छोटे बड़े विला भी इसके आसपास थे। ये ओशियोन का सबसे पॉश इलाका था। पलक ने सोचा था कि बुजुर्ग महिला इनमें से किसी छोटे विला में रहती होंगी, पर यह मित्तल का घर होगा, उसने ये कभी नहीं सोचा था। उसने जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम पहले ही टैक्सी में हैं। बुजुर्ग महिला थकी लग रही थी और कार में बैठते ही झपकी लेने लगी। टैक्सी एक चौड़ी और व्यवस्थित पहाड़ी सड़क पर घूमते हुए हाउस वन मैनर में पहुंची और उन्हें जीपीएस द्वारा बताए गए स्थान पर उतार दिया। पलक ने एक भव्य काले गेट को देखा जिस पर प्राचीन पैटर्न बने हुए थे। उसने झिझकते हुए पूछा, दादी, क्या यही आपका घर है? बुजुर्ग महिला अभी भी आधी नींद में थी और थोड़ी हैरान दिख रही थी। पोती, मुझे याद नहीं आ रहा। पलक अवाक रह गई। उसने एक और मैसेज किया, पोते को, मुझे लगता है कि हम गलत जगह आ गए हैं। पोते ने जवाब दिया, यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही वे वहां खड़े थे, पलक ने देखा कि अगला घर भी 5 मिनट की ड्राइव की दूरी पर था, इसलिए इधर उधर भटकना सही नहीं था। उसने बुजुर्ग महिला को पास की एक पत्थर की बेंच पर बैठा दिया। अचानक एक BMW X7 उनके सामने आकर रुकी। मीरा और सुनीता पीछे की सीट से उतरी और उनकी ओर बढ़ीं। सुनीता की भौहें गुस्से से सिकुड़ गईं और उसने चिल्लाते हुए कहा, पलक, ये सच में तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आज मीरा की नानी के साथ यहाँ आई थी। दूर से उसने मित्तल के घर के सामने किसी लड़की को देखा था, पर उसे नहीं लगा था कि वो पलक होगी। मीरा ने मित्तल के घर के बंद गेट की ओर देखा और कहा, पलक, क्या तुम फिर से मिस्टर मित्तल को परेशान करने लगी हो? इस पर सुनीता ने उसे डांटते हुए कहा, तू कुतिया, तुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या मौका है? यहाँ से तुरंत दफा हो जा। अगर तूने मीरा के परिवार के इस खास मौके को बर्बाद किया तो तुझे बहुत पछतावा होगा। पलक सच में इन दोनों से परेशान हो चुकी थी, पर बुजुर्ग महिला साथ थी और वो झगड़ा नहीं चाहती थी, तो उसने खुद को शांत करते हुए समझाने की कोशिश की, मैं बस दादी को घर छोड़ने आई हूँ। हम शायद गलत जगह आ गए हैं। मीरा ने सहजता से जवाब दिया, क्या ये तुम्हारे पति की दादी नहीं है? वो यहाँ नहीं रह सकती। पलक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्यों नहीं रह सकती? क्या तुम्हारे परिवार ने इस एरिया को खरीदा है? मीरा चुप हो गई, पर सुनीता ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम क्या साबित करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे गरीब पति की दादी यहाँ एक घर खरीद सकती हैं। फिर वो बुजुर्ग महिला की ओर मुड़ी, बूढ़ी औरत, मुझे बताओ, तुम किस विला में रहती हो? पलक कुछ कहने ही वाली थी कि बुजुर्ग महिला अचानक खड़ी हो गईं। मुझे याद आ गया, मैं यहीं रहती हूँ। पोती बहू, चलो घर चलते हैं। उन्होंने पलक का हाथ पकड़ा और मित्तल हाउस के बड़े गेट की ओर बढ़ गईं। फाटक अभी भी 100 मीटर दूर था, पर वो कुछ ही कदम चली थी कि मीरा बोल पड़ी, पलक, इतना सब होने के बाद भी तुम मित्तल के घर में घुसने के लिए इस बुजुर्ग महिला का बहाना बना रही हो, है ना? पलक रुक गई और उसकी नज़र सामने मित्तल हाउस पर टिक गई। पलक ने एक पल को रुककर भव्य दरवाजे की ओर देखा, मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आरव जैसे व्यक्ति से वह विनम्र, पोते, कैसे हो सकता था? शायद ये सब गलती से हुआ होगा। जैसे ही पलक दोबारा विचार करने लगी, सुनीता ने बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ते हुए गुस्से में कहा, तुम बूढ़ी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बहाने से अंदर घुसने की? मैं तुम्हें मित्तल के घर के करीब भी नहीं आने दूंगी। पलक हक्का बक्का रह गई। उसने जल्दी से बुजुर्ग महिला को बचाया और एक हाथ से सुनीता को पकड़कर जोर से धक्का दिया। तुम ये क्या कर रही हो? बुजुर्ग महिला बहुत ही कमजोर थी और इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सुनीता एक झटके में पीछे की ओर गिर पड़ी। जैसे ही वह संतुलन में आई, उसने पलक को धमकाते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी सास की इतनी इज्जत नहीं है तुम्हें? पुलिस को बुलाऊंगी और तुम पर बुरा बर्ताव करने का इल्ज़ाम लगाऊंगी। पलक ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन बुजुर्ग महिला ने अचानक जवाब दिया, मेरी पोती ऐसी नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। सुनीता ठहाका मारकर हंस पड़ी, अरे बुढ़िया, तुम तो अपनी पोती के लिए और क्या क्या नहीं करोगी। कितने पैसे दिए उसने? या फिर तुम्हें भी इसी तरह की आदतें थी जवान होने पर? बस करो। पलक ने गुस्से में बुजुर्ग महिला की ओर देखा और पाया कि वह घबराई हुई थी। उसे ये सब सहने की आदत नहीं थी। उसने अपनी छाती पकड़ ली और कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी। पलक ने झट से उसे उठाया, दादी, आप ठीक तो हैं? बुजुर्ग महिला का चेहरा पीला पड़ गया था और वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। पलक ने अपनी जेब से नाइट्रोग्लिसरीन की गोली निकाली, पर बोतल खोलते ही देखा कि वह खाली थी। पलक की आंखों में डर समा गया। उसे तुरंत दवाई की जरूरत थी।
उसने एक नज़र मित्तल हाउस के दरवाजे की ओर डाली। वह जानती थी कि अंदर दवा मिल सकती है। भले ही बुजुर्ग महिला मित्तल परिवार की न हो, पर पड़ोसी होने के नाते वे जरूर मदद करेंगे। बुजुर्ग महिला को संभालते हुए पलक बोली, दादी घबराइए मत, मैं आपको दवाई दिलाऊंगी। पर तभी मीरा ने उसे पकड़ लिया। पलक, तुम यहाँ मित्तल परिवार में घुसने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने तुम्हें अंदर आने से मना किया है। पलक ने गुस्से में मीरा को लात मारने का इरादा किया, पर तब तक सुनीता ने उसकी टांग पकड़ ली और जमीन पर खींच लिया। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम दूसरों को तंग कर सकती हो, सुनीता ने पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा। मैं भी तो मर ही रही हूँ, मुझे ही मेरी बेटी ने मारा। इतने में एक काले रंग की बेंटली धीमी होती हुई वहां रुकी और आरव उसमें से बाहर निकला। उसकी कड़ी आवाज गूंज उठी, यहाँ हो क्या रहा है? मीरा तुरंत बोली, मिस्टर मित्तल, ये पलक है। वह किसी बहाने से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। आरव ने पलक की ओर देखा और उसकी बाहों में बेहोश बुजुर्ग महिला पर नजर पड़ी। पलक ने गंभीरता से कहा, दादी को दिल का दौरा पड़ा है। उनकी सारी नाइट्रोग्लिसरीन गोलियां खत्म हो गई हैं और उन्हें तुरंत दवाई की जरूरत है। आरव का चेहरा सख्त हो गया। उसने झट से बुजुर्ग महिला को अपनी बाहों में लिया और बिना कुछ कहे अंदर की ओर चल पड़ा। मीरा और सुनीता ये सब देखकर हक्की बक्की रह गईं। जैसे ही वे समझ पाती, जैक भी घर से बाहर आया। मीरा ने उसे देखकर कहा, जैक, तुम पार्किंग में ही इंतजार कर सकते थे, बाहर क्यों आ गए? जैक ने पलक की ओर नजरें घुमाएं, लेकिन फिर शांत स्वर में मीरा से कहा, यह तुम्हारी पहली यात्रा है, मुझे डर था कि तुम रास्ता न भटक जाओ। मीरा ने उत्साह में आकर जैक का हाथ पकड़ लिया, मानो जताना चाह रही हो कि वह उसका है। उसने उससे मुस्कुराते हुए कहा, जैक, तुम कितने अच्छे हो। जिज्ञासा से उसने पूछा, क्या बूढ़ी श्रीमती मित्तल घर पर हैं? हाँ। क्या वह सारा दिन यहीं थीं? कहीं बाहर तो नहीं गईं? नहीं, वो कुछ समय से ठीक नहीं है और ज्यादातर घर पर ही आराम कर रही हैं। बूढ़ी श्रीमती मित्तल अलग आंगन में अकेले रहती थीं और उन्हें किसी का दखल पसंद नहीं था। जैक के शब्द आम ही लग रहे थे, पर मीरा ने उन्हें सच मान लिया और चैन की सांस ली। जैक ने फिर पलक की ओर ध्यान दिया। उसके हाव भाव में बदलाव का कोई संकेत नहीं था, कोई ईर्ष्या, जलन या गुस्सा नहीं। धीरे धीरे जैक के चेहरे पर उदासी आ गई। पलक को बस बुजुर्ग महिला के स्वास्थ्य की चिंता थी। उसने जैक और मीरा की निकटता पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पल पलक को यह यकीन हो गया कि वह पोता आरव ही था। उसने एक बार फिर भव्य दरवाजे की ओर देखा, सोच रही थी कि अगर वह अंदर जाने की कोशिश करे तो क्या उसे रोका जाएगा। इसी दौरान जैक ने उसके सामने आकर पूछा, पलक, क्या तुम मुझसे मिलने इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हारा दिल बदल गया है? पलक चौंक गई। जैक ने ठंडी हंसी के साथ जहर भरे शब्द उगले, अगर तुम हार मान लेती तो एक फोन ही काफी था। तुम्हें मित्तल के घर आने की इजाजत किसने दी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम, एक नाजायज बेटी, यहाँ आने के लायक हो? पलक ने अपने होंठ सख्ती से बंद कर लिए। जैक ने थोड़ी नरमी से कहा, अगर तुम अंदर देखना चाहती हो तो मैं देख सकता हूँ। पर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, मीरा ने बीच में ही उसे रोक दिया। जैक, तुम गलत समझ रहे हो। पलक अपने पति की दादी का इंतजार कर रही है। बूढ़ी औरत को दिल का दौरा पड़ा था और मिस्टर मित्तल उन्हें इलाज के लिए अंदर ले गए हैं। जैक हक्का बक्का रह गया। पति? मीरा ने हंसते हुए कहा, सही कहा, बताना भूल गई थी, पलक अब शादीशुदा है। जैक की आंखें लाल हो गईं और उसने गुस्से में दांत भींच लिए। पलक, वो कौन है? उसने ऐसे पूछा मानो कोई अपने धोखेबाज पार्टनर से सवाल कर रहा हो। पलक ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, जैक, मेरे पति कौन है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जैक की आवाज़ तेज हो गई और वह चीखा, तुम्हारा क्या मतलब है कि ये मेरा कोई काम नहीं है? मैं जानना चाहता हूं कि मेरी इजाज़त के बिना तुमसे शादी करने की हिम्मत किसने की? मीरा ने जलते हुए कोयले में और हवा दी, मेरे हिसाब से तो वो बस एक सड़क का गुंडा है। जैक ने गुस्से में मुठ्ठियां भींच लीं और बोले चला, अच्छा, तो तुमने खुद को इसी लायक समझ लिया। एक बदनाम लड़की और एक गुंडा, क्या सही जोड़ी है तुम दोनों की? मीरा ने बात को और बढ़ाते हुए कहा, पलक इसी गुस्से में रहती है, इसीलिए तो मिस्टर मित्तल को परेशान कर रही है। पलक ने ठंडी हंसी में जवाब दिया, मीरा, ये हैरानी की बात है कि तुम खुद को एक महिला कहती हो, पर तुम्हारा दिमाग इतनी गंदगी से भरा हुआ है। क्या और कुछ सूझ नहीं रहा? मीरा ने गुस्से से अपनी उंगलियां भींच ली और पलक को घूरा। मीरा ने कहा, पलक, मैं समझ सकती हूं कि तुम मुझसे और जैक से बदला लेना चाहती हो, पर मिस्टर मित्तल पहले से ही शादीशुदा हैं। तुम्हें किसी और की शादी में दखल नहीं देना चाहिए। ये सुनते ही जैक का गुस्सा और भड़क गया। वह पिछले कई दिनों से पलक के फ़ोन कॉल का इंतजार कर रहा था, ये उम्मीद कर रहा था कि वह माफ़ी मांगेगी। अगर ऐसा होता तो शायद वह उसे दूसरा मौका दे देता।
लेकिन उसे पता चला कि वह पहले ही आगे बढ़ चुकी है। उसका गुस्सा आसमान छू गया। उसने पलक की ओर इशारा कर दरवाजे के पास खड़े गार्ड से कहा, देखा, इसका चेहरा याद कर लो, इसे मित्तल के घर में कभी भी कदम रखने मत देना। मीरा ने अपनी आंखें नीचे कर लीं, होंठों पर संतोषजनक मुस्कुराहट थी। आखिरकार मित्तल हाउस के दरवाजे पर उसकी कुछ बात तो थी ही। इतने में मित्तल परिवार का एक बटलर घर से बाहर आया। भीड़ को पार करते हुए उसकी नज़र पलक पर पड़ी। बटलर की नज़र आखिरकार पलक पर पड़ी। मिस पलक, मालिक ने आपको अंदर बुलाया है। मीरा सन रह गई। जैक ने भी आश्चर्य से ऊपर देखा। दूसरी ओर पलक ने दरवाजे के गार्ड की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या अब मैं अंदर जा सकती हूँ? गार्ड ने जैक की ओर देखा, लेकिन बिना कुछ कहे पलक के लिए दरवाज़ा खोल दिया। उसे पता था कि मित्तल परिवार में अंतिम निर्णय किसका होता है। मित्तल का घर बहुत बड़ा था। गेट के अंदर पलक को मुख्य भवन तक ले जाने के लिए एक बगी तैयार थी। बटलर ने आदर से कहा, मैडम अब ठीक हैं। वह और मास्टर ड्राइंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। राहत की सांस लेते हुए पलक बगी से उतरी। उसने देखा कि सिंह परिवार की BMW X7 थोड़ी दूरी पर खड़ी है। जैक के साथ मीरा और सुनीता गुस्से में पलक के पास आए और उसे रोक लिया। सुनीता ने उसे बुरी नज़र से देखा। शायद मिस्टर मित्तल ने तुम्हें अपनी दादी को यहाँ से ले जाने के लिए बुलाया है। जैसे ही काम पूरा हो तुरंत निकल जाना। अपने जैसे लोगों को मित्तल के घर की हवा गंदी मत करने देना। जब पलक ड्राइंग रूम में पहुंची तो देखा कि बूढ़ी श्रीमती मित्तल सोफे पर सीधे बैठी हैं। बुजुर्ग महिला ने गुस्से में उन्हें घूरते हुए कहा, तुम किसे गंदा इंसान कह रही थीं? बूढ़ी महिला अब भव्य कपड़ों में थी, लेकिन चेहरा अभी भी थोड़ा पीला दिख रहा था। आरव उनके बाईं ओर शांत मुद्रा में बैठा था। दाईं ओर आरव के पिता बैठे थे और पास के सोफे पर जैक के माता पिता, जो कि आरव के बड़े भाई और भाभी थे, बैठे थे। किसी ने इस छोटी सी बूढ़ी महिला का परिचय नहीं दिया था, पर जो महिला मित्तल परिवार में सबसे प्रमुख स्थान पर बैठी हो वह निश्चित रूप से बूढ़ी श्रीमती मित्तल ही हो सकती थी। सुनीता स्तब्ध रह गई। आप वह हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर एक वाक्य भी नहीं बोल पाई। मीरा लगभग गिर ही जाती अगर जैक ने उसे पकड़ न लिया होता। जैक ने हैरानी से पूछा, तुम ठीक हो? मीरा के हाथ कांप रहे थे। वह हमेशा से मित्तल परिवार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, हर बुजुर्ग को खुश करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन दरवाजे में कदम रखते ही उसने बूढ़ी श्रीमती मित्तल को नाराज कर दिया था। वह अचानक हंस पड़ी। पलक, तुमने हमें धोखे में क्यों रखा, ये कहकर कि बूढ़ी श्रीमती मित्तल तुम्हारे पति की दादी हैं। इसी वजह से हम उनका अनादर कर बैठे। पलक ने महसूस किया कि सबकी शक भरी नज़रें उस पर टिकी हैं। सुनीता ने होश में आते ही उसे डांटा, तुम बहुत बड़ी झूठी हो। बूढ़ी श्रीमती मित्तल की उम्र जानबूझकर तुम्हें धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या समझती हो मित्तल परिवार को? माफ़ी मांगो और तुरंत घुटने टेक दो। पलक की आंखों में गुस्सा आ गया। वे लोग सारा दोष उस पर डालकर मीरा को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे थे। कितनी होशियारी है, बस करो। बूढ़ी श्रीमती मित्तल ने चाय का प्याला सुनीता की तरफ फेंका। गर्म चाय सुनीता पर गिरी, लेकिन उसने चिल्लाने की हिम्मत नहीं की। शांत रहो, मिसेज मित्तल गुस्से में चिल्लाईं। वह मेरी पोती है। सुनीता ने दर्द सहते हुए कहा, मिसेज मित्तल, आप उसके धोखे में आ गई हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इसका पति बस एक मामूली गुंडा है। आरव की मां ने बीच में कहा, आरव, क्या ये वही बीवी है जिसे तुम छुपा रहे थे और घर नहीं ला रहे थे? पलक ने तेजी से आरव की ओर देखा और फिर उसने वही जवाब सुना जो वह उम्मीद कर रही थी, नहीं। आरव हमेशा की तरह ठंडा और भावहीन था। कितना कृतघ्न, कितना स्वार्थी आदमी है ये। पलक की आंखों में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। मीरा ने राहत की सांस ली और हल्की मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। सुनीता ने व्यंग्य किया, मुझे पहले ही शक था कि ये सब पलक का ही प्लान है। पलक ने ठंडी सांस ली और जवाब देने ही वाली थी कि उसी वक्त फिर उस आदमी की गहरी आवाज़ सुनाई दी। दरअसल मेरी दादी ने ही उन्हें गलत समझा था, इसलिए मैंने मिस सिंह से कुछ दिनों के लिए दादी की देखभाल करने में मदद करने को कहा था। पलक स्तब्ध रह गई और समझ नहीं पा रही थी कि इस पर क्या कहे। जब पलक ने उसे अभी अभी कोसा तो वह मन ही मन और भी जोर से चिल्ला रही थी। एक पल के लिए सब चुप हो गए। किसी ने इस तरह की स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। थोड़ी देर बाद मीरा ने सिर झुका लिया। तो ये बात थी। पलक, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर बताया होता तो ये गलतफहमी नहीं होती। मिस मीरा। आरव सोफे पर आराम से लेटा हुआ था। उसकी मुद्रा भले ही सहज थी, लेकिन उसके शब्द सख्त थे। दूसरों के पीछे छुपकर और अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए मुसीबत का सामना करना। क्या सिर्फ परिवार अपनी बेटियों की ऐसी ही परवरिश करता है? बूढ़ी श्रीमती मित्तल उनके शब्दों से प्रभावित होकर गरज उठी।
तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मुझे डिमेंशिया है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इन छोटी छोटी तरकीबों की समझ नहीं है? तुमने गलती की है, लेकिन तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। इतना ही नहीं, तुम लोग दूसरों पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हो। सच में तुम दोनों बेहद बेशर्म हो। बूढ़ी मिसेज मित्तल ने जैक की ओर देखा। शादी रद्द कर दो, मैं उसे अपनी पोती के रूप में नहीं चाहती। मीरा सन्न रह गई। जिस रिश्ते को बचाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वो यूं ही खत्म नहीं हो सकता था। उसने जैक की ओर देखा, लेकिन वो भी पलक की ओर देख रहा था, जो खुद अभी तक अपनी शादी की खबर से सदमे में थी। मीरा ने अपने हाथ कस लिए। सिर झुकाते हुए वह जैक के पास पहुंची, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जैक, मुझे माफ कर दो। निश्चिंत रहो, भले ही शादी रद्द हो जाए, मैं फिर भी तुम्हें उस इंसान से मिलवाऊंगी जिससे मिलने का मैंने वादा किया था। जैक ने चौंक कर देखा। मीरा अभी भी डॉक्टर साउथ से उन्हें मिलवाना चाहती थी। वर्तमान में क्रेरा की नई ऊर्जा परियोजनाओं में डॉक्टर साउथ सबसे बड़े विशेषज्ञ थे। उसने जल्दी से बूढ़ी श्रीमती मित्तल से कहा, पर दादी, इसला को सच में कुछ नहीं पता था। कृपया उसे माफ कर दें। इसके अलावा दोनों परिवारों ने पहले ही सगाई के उपहारों का आदान प्रदान कर लिया है। शादी को रद्द करना सही नहीं होगा। बूढ़ी मिसेज मित्तल ने उसे एक सोच भरी नज़र से देखा। अब तुम बड़े हो गए हो, मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। जैसा चाहो वैसा करो। वृद्धा श्रीमती मित्तल को एक गहरी समझ आ गई। पुरानी पीढ़ी को पुराने जमाने के हस्तक्षेप करने वाले जैसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। परपोते की समस्याओं का हल उसके माता पिता को करना चाहिए। अब मैं इसमें दखल नहीं दूंगी। लेकिन जैक की मां हंसी। दादी, क्या आप स्वागत उपहार के बारे में भूल गई हैं? बूढ़ी श्रीमती मित्तल ने अपनी नज़रें नीची कर लीं। टीएच ने किसी को कहा है कि वो जैक को $30,000 ट्रांसफ़र कर दें। जैक की मां चौंक गई। लेकिन मुझे याद है कि आपने कहा था कि आप उसे शादी में वित्तीय मदद देने के लिए 2% शेयर देंगे। अगर आप पूछें कि मित्तल परिवार में सबसे अमीर कौन था, तो वह बूढ़ी श्रीमती मित्तल ही थीं। वह क्लेन्स के एक संपन्न परिवार से थीं और जब उन्होंने शादी की तो उन्हें अच्छा खासा दहेज मिला था। इसके अलावा वह मित्तल परिवार के 20% शेयरों को नियंत्रित करती थीं। जैक की मां इस शादी के जरिए उनसे एक हिस्सा लेना चाहती थी। सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन बूढ़ी श्रीमती मित्तल ने आखिरी वक्त में अपना मन बदल लिया। बूढ़ी श्रीमती मित्तल ने आधे हंसते आधे गंभीर भाव से उसकी ओर देखा और कहा, मैं अपनी परपोती से नाखुश हूँ, इसलिए उसे कुछ नहीं दूंगी। इसला का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे बहुत अपमान महसूस हो रहा था। मित्तल परिवार में इतने सारे नौकर थे और ये बातें जल्द ही फैल जातीं। जल्द ही पूरे ओसियन को पता चल जाता कि उसे बूढ़ी श्रीमती मित्तल ने अस्वीकार कर दिया है। एक अमीर परिवार की बेटी के लिए इज्जत से ज्यादा कीमती कुछ नहीं था। बूढ़ी श्रीमती मित्तल को ये सब कहने की जरा भी परवाह नहीं थी। अपनी बात कहने के बाद वह पलक और आरव को उनके घर वापस ले गईं। बूढ़ी श्रीमती मित्तल ने चलते चलते माफ़ी मांगी, मुझे बाथरूम जाना है, और पलक को आरव के साथ अकेला छोड़ दिया। एक पल में आंगन में सिर्फ वे दोनों ही रह गए। रात स्याही की तरह गहरी थी। पलक आरव के करीब खड़ी थी, तभी उसे एहसास हुआ कि वो आदमी उससे एक सिर लंबा था। उसकी हाइट करीब 6 फीट होगी। क्या बूढ़ी महिला ने नहीं कहा था कि जब वो पैदा हुआ था तो बहुत दुबला और छोटा था? जब पलक उसे चुपचाप कोस रही थी, तो आरव ने अचानक उसकी ओर देखा। उसकी भौहें गुस्से से सिकुड़ गईं। लोहे की जरूरत है। पलक भी पीछे नहीं हटी और उसे घूरते हुए बोली, पिल्ला। आरव का चेहरा हरा पड़ गया। उसने दादी को भी मना लिया। इसका जरूर कोई छिपा हुआ मकसद होगा। शायद दादी का उससे लगाव यूं ही नहीं है, पर इस औरत ने खुद को दादी के साथ जोड़ लिया। शायद ये सब इसलिए है क्योंकि दादी ने गलती से अपनी पहचान बता दी थी। पलक पर भड़कने के बावजूद आरव ने मुख्य बात नहीं छोड़ी। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम मुझ पर एक एहसान करोगी। क्या तुम मेरे साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मेरी शादीशुदा स्थिति की जांच करने चल सकती हो? आरव का चेहरा काला पड़ गया और वह अधीरता से बोला, ठीक है, तो चलो। अगर ये सच नहीं है, तो उम्मीद है कि तुम मुझे परेशान करने के लिए दादी का इस्तेमाल करना बंद करोगी। उनकी बहस सुनकर बूढ़ी औरत ने खिड़की से सिर निकाला और बोली, बेटे, क्या तुम मेरी पोती को परेशान कर रहे हो? आरव का चेहरा तन गया। नहीं। बूढ़ी औरत ने पलक की ओर शक भरी नजर डाली, पोती, क्या ये सच है? पलक ने मजेदार नजर से आरव को देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि आरव के सामान्य भावहीन चेहरे पर चिंता झलक रही थी। वो हंसी, नहीं, ये मुझे परेशान नहीं कर रहा है। ऐसा लगा जैसे आदमी ने राहत की सांस ली हो। बूढ़ी श्रीमती मित्तल हंसते हुए बोली, अच्छा, खाना तैयार है, अंदर आ जाओ। रात का भोजन सादा था। 4 पकवान और एक सूप, 3 लोगों के लिए पर्याप्त। लेकिन बूढ़ी औरत को भूख नहीं थी।
थोड़ा सा खाने के बाद उसने अपना कांटा नीचे रख दिया और बोली, पोती, मैं थक गई हूँ, चलो घर चलें। पलक ने उन्हें मनाने की कोशिश की, कृपया अपने आप को तनाव में न डालें, आज रात यहाँ आराम करें। छोटा सा प्रांगण एक नर्सिंग होम जैसा था, जहाँ सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं। पर बूढ़ी औरत ने घबराकर पलक का हाथ पकड़ लिया, क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? पलक ने अपने होंठ दबा लिए। उसने आरव की तरफ देखा। असल में उसे भी बूढ़ी औरत की चिंता थी, लेकिन उसे लगा कि आरव इसे उसका बहाना समझेगा। वो आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है। उसने पलक की ओर एक अर्थपूर्ण नज़र डाली। उसका इरादा साफ था, वो ये सब अपनी दादी के लिए कर रहा था और पलक को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पलक ने अपने होंठ के कोने पर हल्का सा झटका दिया। बूढ़ी श्रीमती मित्तल संतुष्ट थी, ठीक है, मेरी पोती जहाँ है, मैं वहाँ हूँ। रात के खाने के बाद पलक वृद्धा को उनके कमरे में आराम करने के लिए ले गई। आज बूढ़ी औरत काफ़ी थकी हुई लग रही थी। पलक का हाथ पकड़ते ही वह सो गई। वो बेचैन नींद में थी। जैसे ही पलक ने उनका हाथ छोड़ा, बूढ़ी औरत बुदबुदाने लगी, पोती। पलक असहाय थी और बिस्तर के पास बैठकर उन्हें सहारा देने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। बाहर खिड़की पर खड़ा आरव गंभीरता से देख रहा था। दादी को क्या हो गया है? पारिवारिक डॉक्टर, जिन्होंने मनोविज्ञान पढ़ी थी, ने कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि बूढ़ी श्रीमती मित्तल ने इस लड़की को क्यों अपना माना, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतनी बेचैन क्यों है। उन्हें डर है कि उनकी पोती उन्हें छोड़कर चली जाएगी। क्यों? डॉक्टर ने आरव को देखा और कहा, ऐसा लगता है कि बूढ़ी श्रीमती मित्तल को लगता है कि वो इस साल शायद जीवित नहीं रह पाएंगी। उन्हें डर है कि अगर वो चली गई तो तुम्हारे पास कोई भावनात्मक सहारा नहीं होगा, और पोती बहू ही एकमात्र इंसान है जो तुम्हारा साथ दे सकता है। आरव थोड़ा चौंका। उसकी गहरी आंखों में एक हल्की सी झलक उभरी, फिर वह सामान्य हो गया। वो चांदनी में खड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरे में खो जाएगा। किसी को नहीं पता कि कितना वक्त बीता, फिर वो अचानक मुड़ा और मुख्य घर की तरफ चल दिया। मीरा के लिए ये भोजन कठिन था। उसके कारण परिवार की पहली शाखा को 2% शेयर खोने पड़े थे। जैक की माँ, मेलिसा नाइट, बहुत नाराज थी और उसने मीरा पर ताना कसा, क्या पलक एक नाजायज़ बेटी नहीं है? वह बूढ़ी श्रीमती मित्तल के इतने करीब कैसे हो गई और तुम नहीं? मीरा सिर झुकाकर माफ़ी मांगने लगी। आंटी, मैं इतनी मीठी जुबान वाली नहीं हूँ जितनी वो है। मैं दूसरों की चापलूसी करना नहीं जानती। मेलिसा ने उसे तिरस्कार से देखा, मुझे परवाह नहीं है तुम कौन सा तरीका अपनाओ, लेकिन तुम्हें वो 2% शेयर वापस लाने होंगे, वरना मित्तल परिवार में कदम रखने का सोचना भी मत। मीरा ने अंदर से नाराजगी महसूस की, पर उसने कुछ नहीं कहा। खाना खत्म करने के कठिन दौर से गुजरने के बाद आखिरकार वो छुट्टी लेकर निकलने में सफल हो गई। लेकिन इससे पहले कि मीरा जा पाती, आरव वापस आ गया। वह आदमी लंबा था, और जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसकी मौजूदगी से कमरे में एक सख्त आभा छा गई। उसकी नज़रें मशाल की तरह तेज थीं, और खाने की मेज पर बचे हुए खाने पर नज़र डालते ही उसका चेहरा और कड़वा हो गया। बूढ़ी श्रीमती मित्तल को आज रात कुछ भी खाने को नहीं मिला, और ये लोग यहाँ अपना पेट भर रहे हैं। मेलिसा ने उसका चेहरा देखकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। ये जैक के पिता, ओलिवर मित्तल थे, जिन्होंने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, आरव, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने अपने नाम के बड़े भाई को अनदेखा किया और इसके बजाय मीरा की ओर मुड़ा। चूंकि शादी टूटी नहीं है, इसलिए उसे अभी से मित्तल परिवार का हिस्सा माना जाता है ना? सभी लोग हैरान रह गए। हाँ, ऐसी स्थिति में उसे मित्तल परिवार के नियमों का पालन करना होगा। उसने आज अपने बड़ों का अनादर किया है, इसलिए उसे एक रात के लिए पैतृक हॉल में घुटने टेकने होंगे। आरव ने बिना किसी और स्पष्टीकरण के इशारा किया, और 2 अंगरक्षक वहां आ गए। उन्होंने मीरा की ओर इशारा किया, मिस मीरा, कृपया हमारे साथ आइए। मीरा चौंक गई। पूरी रात पैतृक हॉल में घुटने टेककर बैठना। छोटी उम्र से लाड़ प्यार में पली लड़की होने के नाते वह ये कैसे सहन कर सकती थी? उसने जैक से मदद मांगी, लेकिन देखा कि वह आरव के सामने विद्रोह करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिरकार मीरा के पास अंगरक्षकों के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही वह बाहर निकलने वाली थी, उसने जैक को पूछते हुए सुना, अंकल आरव, पलक कहाँ है? क्या वह चली गई? उसने आरव का कड़ा जवाब सुना, वह मेरी मेहमान है और आज रात मित्तल के घर पर रुकेगी। मीरा अंगरक्षकों के साथ पैतृक भवन के बाहर पहुंच गई। अंगरक्षकों ने कहा, श्री मित्तल ने हमें निर्देश दिया है कि चूंकि आप परिवार में विवाह करके नहीं आई हैं, इसलिए आप मित्तल परिवार के पैतृक हॉल में प्रवेश नहीं कर सकती। बस बाहर घुटने टेक दें। बाहर हरी ईंटों से बना एक पक्का क्षेत्र था। मीरा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दोनों अंगरक्षक द्वारपालों की तरह खड़े थे, उनकी ठंडी आंखें उसे देख रही थीं। मिस मीरा, कृपया। अक्टूबर की ठंडी रात थी।
मीरा कांप रही थी। हड्डियों में चुभने वाली ठंड उसके घुटनों से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही थी। वह थोड़ा आराम करना चाहती थी, लेकिन अंगरक्षक उसे इस तरह देख रहे थे जैसे जेल के पहरेदार हों। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, पर उनकी चुप्पी से उसकी रूह कांप गई। ये सोचते हुए कि इस समय पलक एक आरामदायक बिस्तर पर लेटी होगी, मीरा ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। लेकिन पलक केवल एक रात के लिए मित्तल परिवार के साथ रहेगी, जबकि मीरा को यहाँ हमेशा के लिए रहना है। जल्द ही उसे डॉक्टर साउथ से मिलने का मौका मिलने वाला था, और उसे इस मौके का फायदा उठाना था। जब पलक की नींद खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर लेटा पाया। उसके ऊपर एक छोटा सा ग्रे कंबल रखा हुआ था, जो कमरे के इंटीरियर से मेल नहीं खा रहा था। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उठकर फ्रेश होने के बाद उसने बूढ़ी श्रीमती मित्तल और आरव के साथ नाश्ता किया। खाने की मेज पर डोनट्स की एक प्लेट रखी थी। बूढ़ी श्रीमती मित्तल ने तुरंत एक उठा लिया। आरव ने भौहें चढ़ाईं। उनकी दादी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ था और उनके लिए वसा और चीनी युक्त चीजें खाना ठीक नहीं था। वह सोच ही रहा था कि कैसे मना करे, तभी उसने पलक को कहते सुना, दादी, ये डोनट्स आपके लिए सही नहीं हैं। इसके बाद बूढ़ी औरत ने अपना हाथ हवा में घुमाया और डोनट पलक के कटोरे में डाल दिया। उन्होंने पलक की ओर मुस्कुराते हुए कहा, पोती, मैं इसे तुम्हारे लिए ही लाई थी। आरव अवाक रह गया। उसने पलक को ध्यान से देखा। ये समझ नहीं पा रहा था कि दादी उसकी बात सुनने के लिए इतनी इच्छुक क्यों थी। पलक ने डोनट को बिना किसी झिझक के खाना शुरू कर दिया और फिर आरव की ओर देखा। वैसे जब हम बाद में सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाएंगे तो अपना आईडी कार्ड और घरेलू पंजीकरण बुक साथ ले आना। बूढ़ी श्रीमती मित्तल ने उत्सुकता से पूछा, तुम लोग सिविल अफेयर्स ब्यूरो क्यों जा रहे हो? पलक ने आराम से जवाब दिया, हमने मैरिज सर्टिफिकेट खो दिया है, इसलिए हमें एक नया चाहिए। असल में तलाक के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत थी और वह श्रीमती मित्तल को टालना नहीं चाहती थी। हालांकि बूढ़ी श्रीमती मित्तल को सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ये खोया नहीं है, और तुरंत बेडरूम में जाकर 2 लाल मैरिज सर्टिफिकेट लाकर पलक और आरव को थमा दिए। पलक ने अपने हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट देखा तो चौंक गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि जब पहली बार बूढ़ी श्रीमती मित्तल ने उसे देखा था तो उन्होंने उसे पोती बहू कहा था। उन्हें पहले से ही पता था कि पलक और आरव शादीशुदा हैं। पलक को लगा कि उसे कुछ सुराग मिल गया है। उसने तुरंत पूछा, दादी, आपको ये मैरिज सर्टिफिकेट कैसे मिला? बूढ़ी श्रीमती मित्तल हैरान दिखी। उनकी आंखों में थोड़ा भ्रम आ गया। मुझे सच में याद नहीं है। पलक ने फिर पूछा, मिस्टर मित्तल और मेरी शादी कैसे हुई? बूढ़ी श्रीमती मित्तल ने बस सिर हिलाया, मुझे याद नहीं। पलक को चिंता होने लगी। दादी, प्लीज सोचने की कोशिश करो। बस, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। उसका ऊंचा कद दोनों औरतों के बीच खड़ा हो गया था। फिर उसने पलक से पूछा, मिस सिंह, क्या ये सर्टिफिकेट असली है? बिल्कुल। आरव का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। तो क्या तुम ये कहने वाली हो कि अब हमें सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने की जरूरत नहीं है? तो यही उसका प्लान था। उसने एक नकली बहाना बनाया सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने का, फिर उसकी दादी को बहला फुसलाकर नकली सर्टिफिकेट निकलवा लिया और उन्हें यकीन दिला दिया कि ये असली है। अगर उसने ये न देखा होता कि दादी ने पलक की बात मानी तो शायद वो पलक पर यकीन कर लेता। पलक ने आरव के स्वर में दुश्मनी महसूस की, जो उसे हैरान कर गई। उसने धीरे से कहा, अब हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तलाक कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे सिर्फ सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर हल किया जा सके। 2 साल से वे कानूनी तौर पर पति पत्नी थे, इसलिए प्रॉपर्टी के बंटवारे से जुड़े कई मुद्दे थे जिन्हें पहले सुलझाना था। उन्हें पहले तलाक के समझौते पर साइन करना था। नहीं, आरव ने ठंडे स्वर में कहा और मैरिज सर्टिफिकेट उठाकर बाहर चला गया। मैं पार्किंग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। पलक ने बूढ़ी दादी को मुस्कुराकर आश्वासन दिया और फिर आरव के पीछे पीछे बाहर चली गई। आरव तेजी से चल रहा था और उसे उसके साथ चलने के लिए लगभग दौड़ना पड़ा। पार्किंग में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सुनीता वहां इसला के साथ खड़ी थी, जो ठंड से कांप रही थी और छींक रही थी। सुनीता का चेहरा उदासी से भरा था। पलक को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। पलक। वह जल्दी से आगे बढ़ी और आरव से बचते हुए पलक के सामने खड़ी हो गई। खुद को सही ठहराते हुए उसने कहा, तुम्हें अपनी बहन की मदद करनी चाहिए। पलक ने हैरानी से भौहें उठाईं। उसे समझ नहीं आया कि ये दोनों इतनी सुबह यहाँ क्यों हैं। क्या वे कल रात नहीं चले गए थे? इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सुनीता बड़बड़ाने लगी, पलक, तुम एक नाजायज औलाद हो, लेकिन सिंह परिवार ने तुम्हारी पृष्ठभूमि को अनदेखा करके तुम्हारा पालन पोषण किया। उन्होंने जो भी कष्ट झेले, तुम पर एहसान किया है। तुम्हारी बहन ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया है। उसने तुम्हें अपने साथ स्कूल जाने दिया, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी शेयर किए।
और जब तुम पैदा हुई थी तो तुम इतनी कमजोर थी कि शायद बच भी नहीं पाती। मेरे पास दूध नहीं था और तुम सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि तुमने वो दूध पी लिया जो तुम्हारी बहन के लिए था। उस समय सिंह परिवार का इरादा नहीं था कि तुम्हें अपने साथ रखे। श्रीमती सिंह और तुम्हारे पापा ने तुम्हें साथ रखने का फैसला इसलिए किया क्योंकि तुम और तुम्हारी बहन एक ही दिन पैदा हुई थी। तो तुम्हें अपनी बहन का एहसान मानना चाहिए। तुम्हें सारी जिंदगी उसकी दयालुता का बदला चुकाना चाहिए। पलक ने ये बातें 10 साल से नहीं सुनी थीं। जब वो छोटी थी तो इन झूठों पर विश्वास करती थी और घोड़े की तरह काम करती थी। सिंह परिवार के लिए उसने मीरा को उसे सताने दिया। कितना हास्यास्पद। सच तो ये था कि सिंह परिवार ने उसका पालन पोषण किया था, लेकिन ये हर माता पिता का कानूनी दायित्व है। अगर उन्होंने उसका ख्याल नहीं रखा होता तो वे अपराधी कहलाते। वो मीरा के साथ स्कूल जाती थी, लेकिन उसे आते जाते समय मीरा का बैग भी उठाना पड़ता था। स्कूल में उसे मीरा की नौकरानी बनना पड़ता था। अगर मीरा को कभी खांसी होती तो पलक की वजह से होती क्योंकि उसने अच्छी देखभाल नहीं की। उसे घर आकर पिटाई मिलती। वो परीक्षाओं में आखिरी स्थान पर रहती क्योंकि मीरा से आगे निकलना मना था। और कपड़े, पलक के पेरेंट्स ने कभी उसके लिए नया कपड़ा नहीं खरीदा। वह बस मीरा के पुराने कपड़े पहनती थी। उसने कभी कुछ नया नहीं पहना था। एक बार श्रीमती ओल्सन ने पलक के लिए एक नई ड्रेस खरीदी थी, पर जैसे ही उसने पहनी, सुनीता ने वो ड्रेस उतारकर मीरा को दे दी और कहा कि वो उससे ज्यादा सुंदर नहीं दिख सकती। जहां तक कमजोर होने की बात है, 5 दिन तक भूखे रहकर कौन सा बच्चा मजबूत रहेगा। पलक की आंखों में उपहास भर गया, लेकिन सुनीता को उसकी भावनाओं का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ये सब कहने के बाद उसने तुरंत कहा, अब तुम बड़ी हो गई हो तो सिंह परिवार का कर्ज चुकाने का वक्त है। पलक, बूढ़ी श्रीमती मित्तल तुम्हारी बात सुनती हैं, है ना? उनसे कहो कि वो तुम्हारी बहन को 2% शेयर लौटा दें। पलक ने नीचे देखा और हल्का सा हंसी। तुम ठीक कह रही हो। सुनीता का चेहरा चमक उठा, सोचते हुए कि उसने पलक को मना लिया है, लेकिन अगले ही पल उसे पलक की ठंडी आवाज सुनाई दी। मैं तो एक निचले स्तर की नाजायज औलाद हूँ। बूढ़ी श्रीमती मित्तल मेरी बात कैसे मानेंगी? सुनीता कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन पलक पहले ही वहां से निकलकर आरव की कार में बैठ गई थी। चलो चलें। आरव हैरान रह गया। उसने पीछे की सीट पर बैठी पलक को देखा और सोचा कि ड्राइवर अभी तक नहीं आया है, ये बता दे। लेकिन तभी उसने देखा कि सुनीता कार के पास दौड़ी आ रही है। आरव ने झट से कार का पिछला दरवाजा बंद किया, फिर धीरे से अपनी सीट बेल्ट बांधी और कार स्टार्ट करके चल दी। काली बेंटली आराम से सड़क पर चल रही थी। आरव ने रियरव्यू मिरर में पीछे की सीट पर बैठी लड़की को देखा। वह खिड़की से बाहर देख रही थी, उसका चेहरा शांत और सुंदर था। आरव ने नजरें दूसरी तरफ कर ली और गाड़ी चलाने लगा। उसने उसे चेतावनी देने का इरादा किया था, पर आखिरकार कुछ नहीं कहा। कार जल्दी ही सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच गई। जैसे ही वो रुके, टॉम ने ड्राइवर साइड की खिड़की पर दस्तक दी। आरव ने खिड़की नीचे की और टॉम की आवाज सुनाई दी, बॉस, ड्राइवर ने कहा कि आप खुद कार लेकर गए थे, और ये सुनकर मैं डर गया, इसलिए जीपीएस फॉलो किया। क्या कुछ हुआ था? नहीं। आरव ने हमेशा की तरह संयमित शब्दों का इस्तेमाल किया। टॉम ने सिविल अफेयर्स ब्यूरो की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे मत बताओ कि पलक से इतने परेशान हो गए थे कि तुम पागल हो गए हो। चिंता मत करो, मैंने तुमसे कहा था, वह तुम्हें फिर कभी नहीं देख सकती। अगर वह तुम्हें देखती है तो मैं लाइव स्ट्रीम में बकवास खाना। इससे पहले कि टॉम अपनी बात पूरी कर पाता, एक आलसी सी महिला की आवाज़ सुनाई दी। उसने धीरे से पीछे की सीट पर देखा और देखा कि पलक उसे चिढ़ा रही थी। पलक ने मजाकिया अंदाज में कहा, वैसे कौन सा लाइव स्ट्रीम चैनल इस्तेमाल करते हो? टॉम हक्का बक्का रह गया। वे तीनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो में दाखिल हुए और काउंटर पर पहुंचे। टॉम ने पूछा, हाय, मुझे एक पूछताछ करनी है। क्या कोई व्यक्ति दूसरे की मौजूदगी के बिना विवाह प्रमाण पत्र ले सकता है? क्लर्क ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। टॉम ने पलक को व्यंग्यात्मक नजरों से देखा और मजाक में कहा, तुमने नकली प्रमाण पत्र भी बनवा लिया? बढ़िया, अभी जालसाजी और उत्पीड़न के लिए पुलिस में शिकायत करूंगा। आरव ने विवाह प्रमाण पत्र क्लर्क को दिया। माफ कीजिए, क्या आप चेक कर सकते हैं कि यह असली है या नहीं? कर्मचारी ने उसे अजीब नज़र से देखा, प्रमाण पत्र लिया और कंप्यूटर में जानकारी चेक करना शुरू कर दिया। आरव ने होंठ भींच लिए। उसे अचानक अपनी हरकतें बेतुकी लग रही थीं। स्टाफ ने कुछ ही देर में जवाब दिया, ये असली है। आरव चौंक गया। स्टाफ की बातें सुनकर टॉम चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? क्या आपने गलत डेटा डाला है? स्टाफ ने उसे घूरा। ये एक गंभीर मामला है। हमें दोनों पक्षों की पहचान की सही तरह से पुष्टि करनी होती है और दोनों को गारंटी पर साइन करवाना पड़ता है। गारंटी? पलक ने पूछा, क्या हम अपनी गारंटी देख सकते हैं?
आरव ने भी कहा, कृपया हमारी गारंटी दिखाइए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और नजरें हटा लीं। स्टाफ ने अनिच्छा से कहा, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, मैं इसे लाकर देता हूँ। थोड़ी देर में वो उनके पंजीकरण के दस्तावेज ले आया। उसने गारंटी निकालकर उन्हें दे दी। पलक को एहसास हुआ कि उस पर उसकी ही लिखावट थी। टॉम भी चिल्लाया, बॉस, ये आपकी लिखावट है। पलक ने सोचा और फिर सीसीटीवी की तरफ देखा। क्या हम उस दिन की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जिस दिन हमने पंजीकरण कराया था? स्टाफ ने कहा, क्षमा करें, हम सिर्फ 6 महीने की रिकॉर्डिंग रखते हैं। स्टाफ ने उन्हें बार बार समझाया कि विवाह प्रमाण पत्र तभी जारी होता है जब दोनों पक्ष वहां मौजूद हों। अंत में तीनों ने निराश होकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो छोड़ दिया। बाहर खड़े टॉम ने पूछा, बॉस, अब क्या करना है? आरव ने विचार में डूबे हुए कहा। पलक ने भौहें उठाईं, मैं तलाक चाहती हूँ, मैं तलाक चाहता हूँ। दोनों ने एक साथ कहा। टॉम ने हैरानी से कहा, क्या हमें अब ये करना चाहिए? क्या हमें शर्तों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? पलक ने कहा, हम दोनों अपने अपने वकील से पहले समीक्षा के लिए तलाक का ड्राफ्ट तैयार करवाते हैं। अगर कोई समस्या हुई तो वकील बात कर लेंगे। टॉम ने हंसते हुए कहा, तुम वकील का खर्च नहीं उठा सकती। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। पलक ने फिर से अपना फ़ोन निकाला, मिस्टर मित्तल, क्या मैं आपको व्हाट्सएप पर जोड़ सकती हूँ? इससे बातचीत आसान होगी। आरव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए फ़ोन निकाला और व्हाट्सएप पर अपनी आईडी दी। पलक के फ़ोन पर एक चैट बॉक्स दिखा जिसमें लिखा था, पोता। आरव का चेहरा एकदम सख्त हो गया और पलक अवाक रह गई। वह भूल गई थी कि वे पहले ही व्हाट्सएप पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आरव की नाराज़गी को अनदेखा करते हुए उसने गला साफ किया और कहा, मैंने उस समय अनजाने में तुम्हारा आईडी नोट कर लिया था। मैं इसे बदल दूंगी। उसने जल्दी से अपनी स्क्रीन ढकी और पोते को पिल्ला में बदल दिया। फिर बोली, बाद में मिलते हैं। उसने एक टैक्सी बुलाई और चली गई। उसे जाते हुए देखकर टॉम ने झिझकते हुए आरव की तरफ देखा। बॉस, आप दोनों सच में शादीशुदा हैं, है ना? दोनों में बहुत तालमेल नजर आ रहा था। आरव ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, सबसे अच्छा तलाक वकील ढूंढो और मेरी बाहरी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट का मसौदा तैयार करो। टॉम ने फौरन कहा, हाँ। फिर उसे कुछ ख्याल आया और वह बोला, मुझे अब सब समझ में आ गया। ये शादी उसी लड़की की प्लानिंग है। अब जब वो तुम्हारा दिल नहीं जीत पाई तो उसने तुम्हारे पैसे का एक हिस्सा लेने का सोचा है। कोई हैरानी नहीं कि उसके पास इतने पैसे हैं कि तुम्हारे खिलाफ तलाक में वकील हायर कर सके। चाहे थोड़ा ही ले, वकील की फीस तो अच्छी मिलेगी। टॉम ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। मैं ये पक्का करूंगा कि वो तुमसे एक पैसा भी न ले। सुनिश्चित करना कि वह मुझसे एक पैसा भी नहीं लेगी। दूसरी तरफ टैक्सी में पलक भी सैमुअल से बात कर रही थी। सबसे अच्छा तलाक वकील ढूंढो। कोई दिक्कत नहीं, सैमुअल ने कहा। बॉस, आपकी शादी में क्या गड़बड़ है? न आप और न ही आरव मित्तल इसे याद कर सकते हैं। क्या आप दोनों को भूलने की बीमारी है? पलक ने शांत होकर जवाब दिया, तुम्हें लगता है ये कोई उपन्यास है? सैमुअल हंसते हुए बोला, मैं तो बस क्यूरियस था। ये कहानी अजीब और एक्साइटिंग दोनों है। अच्छा होता अगर सिविल अफेयर्स ब्यूरो मुझे भी किसी दिन बीवी भेज दे। पलक ने हल्की आह भरी और कुछ पल बाद बोली, एक ऐसा शख्स है जो पक्का जानता होगा कि क्या चल रहा है। कौन? बूढ़ी श्रीमती मित्तल। क्या उनकी याददाश्त नहीं चली गई? अल्जाइमर की दवा अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है ना? उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इस प्रक्रिया में तेजी लानी होगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। किस चीज़ में देर हो जाएगी? पलक ने इसका जवाब नहीं दिया। वह कुछ देर बाद घर पहुंची। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसे लगा कि 2 बेडरूम वाला छोटा सा अपार्टमेंट थोड़ा खाली खाली है। उसी वक्त बूढ़ी अम्मा सूटकेस के साथ हॉल में आ गई। पोती, तुम वापस आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इस बार ढेर सारे कपड़े लाई हूँ। पलक एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर मुस्कुरा दी। उस दिन ओशनियन की सबसे प्रसिद्ध तलाक कानून फर्म और उसके सबसे जाने माने वकील को 2 तलाक समझौतों का मसौदा तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया।